दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आलम है। मैं एक नेचुरोपैथ, वेलनेस एक्सपर्ट और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपके सामने यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से संबंधित वीडियो होगा। इसमें हम लोग इसी से संबंधित बातें करेंगे, इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं, उस टूल्स के बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। अपनी इस बात को शुरू करने से पहले मैं अपने लाइफ के कुछ ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनकी सहायता से, जिनके एफ़र्ट्स से आज मैं आपके सामने कुछ बोल पाने की हिम्मत रखता हूँ, कुछ बोल पाने की कंडीशन में हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड, हमारे आदरणीय, हमारे माता पिता, हमारे माँ बाप और मेरे दादा दादी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे अब तक के जितने भी गुरु हुए, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मेरे स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम से लेके अभी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जितने भी मेरे गुरु हुए, जिनकी दी हुई जानकारियाँ आज मैं इकट्ठा करके आज आपके सामने बोलने के लायक हुआ हूँ। और साथ ही साथ मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, उनके एफ़र्ट से, उनके सपोर्ट से मैं आज, मेरे अंदर ये हिम्मत पैदा हुई कि आज मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ और आपके सामने कुछ हेल्थ रिलेटेड, डिजीज़ रिलेटेड और हेल्थ को मेंटेन करने के जो टूल्स हैं, उस टूल्स से रिलेटेड कुछ बातें रखने वाला हूँ। ये आज मेरा YouTube का सबसे पहला वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहला और आखिरी होगा। इसके बाद भी मैं अपने वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा और मेरे अंदर जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपके सामने में रखने का पूरा प्रयास करूँगा। आपको बड़ी ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो फिर से एक बार नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आलम है और आज से हम लोग अपनी हेल्थ और डिजीज़ की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको बीमारी समझना है, जैसे हम लोग ने देखा है कि लोग बाग डायबिटीज़ के ऊपर में लेक्चर करते हैं, बीपी के ऊपर में लेक्चर होता है, थायराइड के ऊपर में लोग अपनी बातें समझाते हैं और तरह तरह की बीमारियां हैं, उसके बारे में लोग अपने अपने मत रखते हैं। जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या जो भी इस क्षेत्र के जो जानकार हैं, इस फील्ड के जो नॉलेज रखते हैं, अवेयर हैं जो लोग, वो ऐसी इन वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आज मेरा वीडियो किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के पीछे में नहीं है। मैं एक कॉमन टर्मिनोलॉजी जिसको डिजीज़ बोलते हैं, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है आगे चल के मैं भी इस लेवल पर जाऊँगा कि आपको बीपी के बारे में अलग से समझाऊँ, डायबिटीज़ के बारे में अलग से समझाऊँ और हर तरह की बीमारियों के बारे में अलग अलग तरीके से समझाऊँ, जैसे और लोग समझा रहे हैं। लेकिन इन सबको समझने से पहले एक कॉमन जो टर्म है जिसको डिजीज़ बोलते हैं, जिसको बीमारी बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये बीमारी को समझने से पहले का जो स्टेज है वो है स्वास्थ्य। मतलब डिजीज़ को समझने से पहले हमको स्वास्थ्य समझना ज़रूरी है, हेल्थ समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक सीरीज़ बनेगी, एक पहले हम हेल्थ समझेंगे, उस सीक्वेंस में पहले हेल्थ आएगा, उसके बाद हेल्थ में ऐसी क्या इम्बैलेंसेस होते हैं जिसके वजह से धीरे धीरे डिज़ीज़ कन्वर्ट हो जाती है, और उस डिज़ीज़ को दूर करने के लिए क्या क्या सोर्सेस हैं, फिर हम लोग उस सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो एक सीक्वेंस चलेगा। तो पहला हेल्थ, दूसरा हेल्थ में क्या क्या इम्बैलेंसेस जिसकी वजह से डिज़ीज़, और फिर उस डिज़ीज़ के हो जाने के बाद फिर हम लोग उसमें उसको ठीक करने के लिए, उसको वापस से स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए हमारे पास जो सोर्सेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो
सबसे पहले आप ये समझो कि डिज़ीज़ और हेल्थ में रिलेशन क्या है। देखिए, एक बहुत साधारण भाषा में समझिए कि एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज़ डिजीज़। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज़ डिजीज़ मतलब अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बीमार हैं। सीधी सीधी बात है, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बीमार हैं। अच्छा, अब स्वास्थ्य का भी कुछ मापदंड होता है, वो उस मापदंड के बारे में बात करते हैं, उस बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि अगर वो बैलेंस है तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अब WHO के डेफिनेशन को अगर हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर WHO की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्लेन्स ऑफ बीइंग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, मतलब WHO ऐसा कह रहा है कि एक संपूर्ण अवस्था जिसमें आपकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों लेवल पे आप जब फिट हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको कोई सी व्याधि ही ना हो, मतलब कोई बीमारी ही ना हो, बाकी आपका मेंटल लेवल बिगड़ा हुआ है, आपका सोशल लेवल बिगड़ा, तो भी आप हेल्थी नहीं कहलाएंगे, तो भी आप अनहेल्दी कहलाएंगे। तो WHO ये कह रहा है। मैं भी आपको उसी संदर्भ में समझाने वाला हूँ कि देखिए, एक टाइम होता है ना जब हम बहुत फिट होते हैं, हमारा शरीर का एक एक सिस्टम, एक एक ऑर्गन बड़ा ही बैलेंस्ड होता है। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम एक टाइम ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हम कुछ भी खाएं पचता है, ना गैस बनती है, ना एसिडिटी होती है, ना कॉन्स्टिपेशन होता है, ना हमको पाइल्स की शिकायत होती है, ना हमको अल्सर होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बैलेंस स्टेट था। तो अब मैं ये कहूँगा कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बैलेंस स्टेट था उससे भी हेल्थ आती है। ठीक है, अगला सिस्टम में एक, ये सब सारी एग्जांपल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपको। अगले सिस्टम में हम लोग इम्यूनिटी को लेते हैं। तो इम्यूनिटी का एक ऐसा उदाहरण है कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब आप बड़े ही फिट होते हो। एक वक्त ऐसा था जब हमको पता ही नहीं होता था कि हम कब बीमार हो रहे हैं, मतलब बुखार, सर्दी जुकाम, ये याद ही नहीं रहता था कि हमको कब हो रहा है, और होता भी था तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक बार हो जाता था। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। आप फिर देखते हो कि आप साल में 2-2 बार, 3-3 बार बीमार पड़ जा रहे हो, बुखार हो जा रहा है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों का मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी अब धीरे धीरे लो हो रही है। तो अब ये क्या है, एक टाइम था जब बीमार आप नहीं पड़ रहे थे, वो वक्त था जब आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस वे में था। अब एक टाइम ऐसा आ रहा है जब आप बीमार पड़ना शुरू कर रहे हो, तो वो आपका इम्यूनिटी अब डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ से भी स्वास्थ्य डिफाइन होता है। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब तक बैलेंस रहते हैं, हमारा हर एक ऑर्गन, लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, फंक्शनल ऑर्गन्स हैं, ये जब तक अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कि एक बैलेंस स्टेट बॉडी का, बॉडी के सिस्टम्स का, बॉडी के ऑर्गन्स का, जब ये सब कुछ बैलेंस रहता है तब आप स्वस्थ कहलाते हो। करेक्ट। अब जब वो आप बैलेंस खोने लगते हो तो धीरे 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 बैलेंस खोने के बाद आप पाते हो कि धीरे धीरे आप बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी आप बीमार नहीं हुए हो, अभी बीमार मतलब कोई किसी नाम की बीमारी आपको अभी नहीं लगी है। जैसे सपोज डायबिटीज़ आपको हुई नहीं है अभी, लेकिन उसके कुछ साइन सिम्टम्स आने शुरू हो गए, कुछ लक्षण आने शुरू हो गए। तो आप ये समझो कि हमारे शरीर के अंदर में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं।
टूवर्ड्स नेगेटिव साइड्स, कुछ टूट फूट होती रहती है, कुछ मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। और अगर वो जो टूट फूट है, वो जो नेगेटिव चेंजेस हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे बॉडी का इम्बैलेंस है, अगर हम उसको रोक नहीं पाते, करेक्ट नहीं कर पाते, वापस से नॉर्मल नहीं कर पाते, तो हम बीमार होते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमको प्रॉपर साइन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जो हम आने के बाद जब डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, फिर कुछ टेस्ट होते हैं और टेस्ट में पता चलता है कि हम अब बीमार हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरा सफ़र है ना, स्वास्थ्य से इम्बैलेंस और इम्बैलेंस से डिजीज़, इस तरह से हम तय करते हैं। अब अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि अगर इस पूरे सफ़र में जब आप स्वस्थ थे और इम्बैलेंसेस स्टार्ट हुए और इम्बैलेंसेस के बाद आप बीमार हुए, इस पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे जर्नी में अगर आपके पास कुछ ऐसे टूल्स रहें जिस टूल्स के ज़रिए आप पता कर सको कि मेरे अंदर क्या इम्बैलेंसेस चल रहा है, मेरा आज कौन सा सिस्टम चैलेंज हो रहा है, मेरा आज कौन सा ऑर्गन अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क नहीं कर रहा है, मुझे ऐसे जो इम्बैलेंसेस की वजह से जो छोटे लक्षण होते हैं, जैसे एलर्जी एक छोटा लक्षण है, पेन एक उसका लक्षण है, एसिडिटी एक उसका एक लक्षण है, एक साइन है, एक सिम्टम है। तो ऐसे छोटे छोटे साइन, सिम्टम्स, लक्षण इम्बैलेंसेस की वजह से जो क्रिएट हो रहे हैं, अगर हम किसी भी तरह से उसको पकड़ सके तो आप सोचो हम उस इम्बैलेंस पर वर्क कर सकते हैं। और डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, बीमार होने के बाद इलाज करना, परहेज़ करना, चीज़ों को फॉलो करना, ये ना मजबूरी हो जाती है। मतलब आप ये समझो कि मरता क्या नहीं करता वाली स्टेज में आप आ चुके हो, तब तो आप झक मार के करोगे ही करोगे। आप कहाँ जाओगे? क्योंकि अब आपको लगता है कि अब संभलने की ज़रूरत है। अगर ये संभलने की ज़रूरत जो बाद में एहसास हमको लगता है, ये अगर हम थोड़ा पहले एहसास कर लें, जब ये इम्बैलेंसेस शुरू हुए थे, जब ये छोटे छोटे साइन सिम्टम्स दिख रहे थे, है ना, तब अगर हम इसको तवज्जो दें, तब आप उसके ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, तो समझो कि हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये है बीमारी और स्वास्थ्य का रिलेशन। स्वास्थ्य रहता है, स्वास्थ्य में सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स, बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क कर रहा होता है, सब कुछ बैलेंस वे में रहता है, तब आप स्वस्थ रहते हो। फिर वो इम्बैलेंसेस कई वजह से बिगड़ता है। अभी वो वजह के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कई वजह से बिगड़ता है। कुछ छोटे मोटे साइन सिम्टम्स आते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, बॉडी खुद आपको इंडिकेट करती है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग। आप उसको नज़रअंदाज करते रहते हो। एक वक्त आता है आपको एक पर्टिकुलर नाम की बीमारी हो जाती है, जो बड़ी फेमस होती है। जैसे डायबिटीज़ एक बड़ी फेमस बीमारी है, हाइपरटेंशन, बीपी एक बड़ी फेमस बीमारी, अल्सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये बड़ी ही फेमस बीमारियां हैं, है ना। तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अब आप बीमार हो चुके हो, अब आपको इलाज करना चाहिए। दुविधा ये है कि उतना होने के बाद भी हम सही तरीके से नहीं जाते हैं और फिर भी अपने आप को अंधेरे में ही लेकर जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीमार होने के बाद जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, अब आते हैं हम लोग, जो मेरा तीसरा टॉपिक था टूल्स। मैंने जो सीक्वेंस बताया था, पहला स्वास्थ्य, फिर बीमारी, फिर उसके टूल्स, बीमारी को ठीक करने वाले टूल्स। तो अब जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं अपने पूरे लाइफ में बीमार होने के बाद, वो टूल्स मायने रखता है कि आप ठीक होगे या नहीं ठीक होगे, आपकी बीमारी का मनोरंजन होगा या आपकी बीमारी जाएगी, आपकी बीमारी शरीर में रहेगी या आपका स्वास्थ्य शरीर में लौटकर वापस आएगा। तो ये टूल्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल्स यूज़ करते हो उस बीमारी को ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए। तो सबसे फेमस टूल्स आज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है एलोपैथी।
एलोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स का बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है उसको। आप बात पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी डिजीज़ के साइन सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, डिजीज़ को नहीं ठीक किया जाता। ठीक है, वो सिस्टम की स्ट्रेंथ और उस सिस्टम की वीकनेस मैं आपको समझाता हूँ कि एलोपैथी एक ऐसा सिस्टम जिसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको पेन हो रहा है तो एलोपैथी से तेज़ काम करने वाली चीज़ आज लोगों को इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पता है। आपको एक पेन किलर खाना है और हेडेक आपका ठीक होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग कॉमनली अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ रखते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको सर दर्द स्टार्ट हुआ, गोली खाई, दोबारा हुआ, गोली खाई, 3 बार हुआ, गोली खाई। तो ये बहुत, अगर आइडियली मेरे से आप पूछोगे तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। देखिए, एक होती है कि आपको कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो भाई वहाँ पर एलोपैथी का ही स्ट्रेंथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको असर देगी। लेकिन उस पर डिपेंड हो जाना, उसको लाइफ का हिस्सा बना लेना, उसको खाने पीने की चीज़ की तरह से खाना, ये सही नहीं है। मैं किसी सिस्टम के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी सिस्टम के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हर सिस्टम की आपको लिमिटेशंस बताऊँगा और हर सिस्टम की आपको, हर पैथी की आपको स्ट्रेंथ बताऊँगा। तो एलोपैथी की लिमिटेशन ये है कि वो रूट पर काम नहीं करता, कभी भी वो एलोपैथी रूट पर काम नहीं करता। एलोपैथी की ये लिमिटेशंस है, ये उसकी वीकनेस है। और एलोपैथी की स्ट्रेंथ क्या है? क्विक काम करता है, साइन सिम्टम्स को बहुत तेज़ी से मैनेज करता है और सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं उससे काफ़ी लाभ मिल जाता है। कभी कभी जैसे एक्सीडेंट का केस है, फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर में हड्डी टूट के बाहर आ गई है, तो अब ऐसे टाइम में आयुर्वेदा क्या करेगा? ऐसे टाइम में नेचुरोपैथी, होम्योपैथी क्या करेगी? ऐसे टाइम में तो आपको एलोपैथी का ही सहारा लेना चाहिए। नियम भी यही कहता है मेडिकल साइंस का। तो एलोपैथी की ये स्ट्रेंथ है। और आज लोगों के धैर्य की कमी की वजह से, पेशेंस ना होने की वजह से, हमारे यहाँ एक कहावत चलती, द पेशेंट इटसेल्फ हैज़ नो पेशेंस। मतलब जो मरीज होता है उसके अंदर में धैर्य नहीं होता है। इसके लिए वो एलोपैथी का सहारा लेता है सबसे पहले, और जब उसको वहाँ से रिजल्ट मिलता है तो उसको लगता है कि ये सिस्टम बड़ा ही स्ट्रांग है। मतलब उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उसको ये मैसेज दे देता है कि भाई देखो, इससे अच्छा क्या है, आपको तकलीफ़ थी, आपने गोली खाई और आपको वो तकलीफ़ ठीक हो गई, तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये है एलोपैथी। तो ये पहला टूल्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, वो है एलोपैथी और एलोपैथी की दवाइयाँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। अब और भी टूल्स हैं जो कि ऑल्टरनेट में आते हैं, जिसमें आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, फ्रीक्वेंसी थेरेपी है, डाइट थेरेपी है। ये सब कुछ ऑल्टरनेट में आता है। ये भी एक तरह का टूल्स है। अच्छा, योगा है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, मैग्नेटोथेरेपी है ना, कलर थेरेपी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करती हैं बीमारी को ठीक करने के लिए या स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए। अब मैं आपको दोनों ही सिस्टम जो मैंने आपको समझाया, एलोपैथी का और बाकी ये जो अल्टरनेट का, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि हमको कैसे जाना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी जो अब तक की 12 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसका आधार अगर मैं पकड़ता हूँ तो मेरा ऐसा ये मानना है कि अगरचे कि आपके अंदर जो बीमारी है, उसके जो साइन सिम्टम्स हैं, उसका मैनेजमेंट अगर ऑल्टरनेट तरीके से हो जा रहा है तो आप एलोपैथी की तरफ मत जाइए।
फिर से मैं दोहराता हूँ, अगर आपके बीमारियों के साइन सिम्टम्स, लक्षण, जो भी आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, उसका साइन सिम्टम अगर ऑल्टरनेट तरीके से मैनेज हो रहा है तो आप एलोपैथी की तरफ मत जाइए। एलोपैथी की तरफ कब जाइए? जब आपको इमरजेंसी की सिचुएशन हो, जब आपको कहीं जाना हो और आपको पेन हो रहा, जैसे मैंने इसके थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, उस वक्त आपको एलोपैथी का ही सहारा लेना चाहिए। उसके बगैर एलोपैथी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तब क्या सहारा लेना चाहिए? तो आप आयुर्वेदा में देखो, आपको एक्यूप्रेशर देखना चाहिए, आपको होम्योपैथी ट्राई करना चाहिए, आपको नेचुरोपैथी ट्राई करना चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी थेरेपी ट्राई करनी चाहिए, आपको मैग्नेटोथेरेपी वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो आप उनके एक्सपर्ट से मिलो और उनसे बात करो कि भाई इस साइन सिम्टम को मैनेज करने के लिए आपके पैथी में क्या चीज़ है ना। तो जब आप इस तरीके से जाओगे तो उसका फ़ायदा क्या, आप समझो उसका फ़ायदा क्या होगा। एलोपैथी ड्रग्स से जब हम साइन सिम्टम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमको एक छोटा नुकसान होता है। और वो छोटा नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक बार तो छोटा ही होगा, आप बराबर करते जाओगे तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो जो सबसे पहला छोटा नुकसान होगा वो ये होगा कि जब भी आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हो तो अभी हम लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाता है, ये सब कॉमन बातें, इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ये थोड़ा मैं आपको इसमें साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे, जितनी मुझे नॉलेज है। इसमें सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जब आप एलोपैथी ड्रग्स लेते हो ना, तो आपकी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, गैस्ट्रिक लाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई दवा खाते हो तो पेट का अंदर का जो सतह है ना, वो उसके ऊपर में एक लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब आप ये समझो कि हमारे ये गाल के अंदर में आप देखो कैसा ऐसा सॉफ्ट सा पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर हमारे पेट के अंदर में होता है। और जब आप ये एलोपैथी ड्रग्स खाते हो तो ये क्या करता है, उस गैस्ट्रिक लाइनिंग को इरिटेट करता है। कंटिन्यूस यूज़ में क्या होता है कि उस गैस्ट्रिक लाइनिंग को वो इरोड करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से एसिडिटी और गैस्ट्रिक ट्रबल होने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे पहला और छोटा नुकसान होता है एलोपैथिक ड्रग से जब आप साइन सिम्टम्स को मैनेज करते हो। और इससे जुड़ा और भी बहुत सारा है साइड इफ़ेक्ट। अब पर्टिकुलर ड्रग्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो तो आप पर्टिकुलर ड्रग्स उठा के उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ सकते हो। गूगल पे और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आजकल अच्छे सोर्स से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मिल जाता है। साथ ही साथ अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर्स को भी आप पूछ सकते हो कि इस ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इसको परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली आपको कई साल तक अगर इसको हमको यूज़ करना है तो हमको, या अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके हमारे बॉडी के अंदर में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ का सजेशन नहीं देता हूँ कि आपको हर हमेशा साइन सिम्टम्स को एलोपैथी से मैनेज करना चाहिए, ये मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने इसके पहले बोला कि अगर वो साइन सिम्टम ऑल्टरनेट तरीके से मैनेज हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। दूसरा, अब बीमारी को मैनेज करना है या ठीक करना है, ये भी एक प्रश्न है। मैनेज करना और ठीक करना ये दो अलग अलग बातें हैं। मैनेज करने का मतलब आप समझते हो क्या है? मैनेज करने का मतलब ये हो गया कि जैसे डायबिटीज़ को मैनेज करने का मतलब, डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो शुगर लेवल बढ़ जाती है तो शुगर लेवल को मैनेज करने का मतलब ये हो गया कि शुगर लेवल को बढ़ने ना दिया जाए ब्लड के अंदर। तो एक तो ये हो गया मैनेजमेंट। अगर आप इसी पर काम करते रहोगे तो आपकी बीमारी छोड़कर नहीं जाएगी, सिर्फ आप शुगर को मैनेज करते रहोगे, डायबिटीज़ को मैनेज करते रहोगे। बीमारी है उसके साइन सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हो, और वो भी कैसे? एलोपैथी ड्रग्स से। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ये कर रहे हो तो इसके साथ में एक अप्रोच और रखो कि उसके रूट लेवल पे जाके उसको करेक्ट करने की कोशिश करो कि वो बीमारी किस वजह से है। मैंने डायबिटीज़ का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो इजी है समझने में, आपको बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके माइंड में। हालांकि ऐसे बहुत सारे डिजीज़, सारी ही डिजीज़ इसी तरीके से हम लोग को मैनेज करना चाहिए कि उसको साइन सिम्टम्स को मैनेज करते हुए उसके रूट पर काम करना चाहिए। और साइन सिम्टम्स को भी मैनेज करने का जो तरीका है वो मैं थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमेशा रूट पर काम करिए,
रूट पर कभी भी एलोपैथी काम नहीं करती, ये चीज़ आप क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लीजिए। रूट पर काम करना है तो आपको अल्टरनेट का ही सहारा लेना पड़ेगा। और मैं इसके बाद का जो लेक्चर करूँगा उसमें आपको ये समझाऊंगा कि जो स्वास्थ्य के कंडीशन में जो बैलेंस रहता है वो इम्बैलेंस में कैसे कन्वर्ट होता है उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। क्योंकि जब हम लोग उसी इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं ना, उसी का नाम है रूट पर काम करना। रोग के जड़ पर काम करने का मतलब ही यही होता है कि जिस वजह से आपके डिजीज़ हुई है, जिस इम्बैलेंसेस की वजह से, वो इम्बैलेंसेस किस वजह से कॉज हुए हैं, उसको सही करने का काम, उसका नाम रूट कॉज को ठीक करना है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर में करूँगा। तो ये मैं कुछ तरीके मैंने बताया आपको कि सोर्स जो आपका जो टूल्स आप यूज़ करते हो बीमारी को ठीक करने के लिए, वो ये टूल्स के ऊपर में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन मैंने बताया। तो मुझे लगता है कि आज जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे दिए गए मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, और मेरा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप अपने क्वेरीज़ को डाल सकते हो। हम लोग रेगुलरली इस तरीके की सीरीज़ करते रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड और डिज़ीज़ रिलेटेड। और टूल्स, क्या क्या टूल्स होते हैं, टूल्स में मुझे सबसे ज़्यादा किस टूल्स के ऊपर में भरोसा है, इस सारी चीज़ लेक्चर्स के ऊपर में हम लोग, सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग लेक्चर करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा आपसे विदा लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य से मेरे इस लेक्चर को सुनना, और चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। नोटिफिकेशंस के बेल को आप प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आने वाले समय में हम लोग ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।